हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 26 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संथली भाषा में रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि जो संथली भाषा है इसकी कौन सी स्क्रिप्ट है, किस स्क्रिप्ट पे इसे लिखा जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा संथल रेवोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद आपको बताऊंगा इससे कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, किस तरीके से यहाँ से प्रोबेबिलिटी बन सकती है, संथली भाषा को कौन से शेड्यूल में डाला गया है या नहीं डाला गया है, क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है, वो सब कुछ की एक अच्छी खासी नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एफएसएसएआई ने वार्निंग दिया है कि जो टी टर्म का मिसयूज़ हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से की कंसर्न्स हैं विद रिगार्ड टू दिस टर्म टी। फिर मैं आपको बताऊंगा इस बॉडी के बारे में, किस तरीके से बॉडी वर्क करती है और कैसे यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का जो डोपिंग चैलेंज है, साथ ही साथ इंडिया की जो ग्लोबल स्पोर्ट एस्पिरेशंस हैं वो दोनों कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया में जो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें डोपिंग कैसे एक चैलेंज बन चुका है। डोपिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर एक शब्द में कहा जाए तो डोपिंग का अर्थ होता है ड्रग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो इनको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी है जो ये चीज़ इंश्योर करती है कि डोपिंग ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नैट ग्रिड के ऊपर। अब ये आर्टिकल मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि नैट ग्रिड क्या है। यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो ये है कि जो आपका एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसको इंटरलिंक किया जा रहा है नैट ग्रिड के साथ। अब ये आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग देगा कि कौन कौन से इसके की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से की कंसर्न्स हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिर से में आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो नेट ग्रेड प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पे एक की एस्पेक्ट रखा जाता है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। तो उसी के ऊपर GS3 2021 में क्वेश्चन ही पूछा गया है, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो जो नेट ग्रेड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है आपको बताऊंगा कैसे ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करने में, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कैसे वर्क करता है उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको लगता होगा कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट या फिर दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट। आपको अब तक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, जो कुछ भी आपको मैं बताता हूँ उसको बताने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज दी जा सके कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं उन्हीं सब टॉपिक्स पे जो मैं आर्टिकल लेता हूँ, और कैसे प्रोबेबिलिटी बन सकती है फ्यूचर में इन सभी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाने की, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ आपसे। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल ऐसा है जो स्नैप फॉर्म में है और अक्सर आप इसको मिस कर देते हैं, लेकिन अब आप देखिएगा कि इसी आर्टिकल से कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और कर सकता है। ठीक, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज किया है संथली वर्जन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो टेक्स्ट है ये ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट पे लिखा गया है। अब संथली जो है वाइडली झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में बोली जाती है। अब ये जो संविधान हमारा इस भाषा में लिखा गया है तो उससे क्या होगा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आसानी से समझ पाएंगी संविधान के अंदर के प्रोविजंस अपनी खुद की भाषा में, और ये रिफ्लेक्ट करता है भारत में कमिटमेंट टू लिंग्विस्टिक इंक्लूजन और जो भारत की कल्चरल प्राइड होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं संथली भाषा के बारे में तो ये आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज की फैमिली में आता है, मुंडा ब्रांच में। इसमें जो स्पीकर संथल ट्राइब के कहे जाते हैं। इसकी स्क्रिप्ट ओल्ड चिकी है जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई थी 2003 92nd अमेंडमेंट के द्वारा। अगर मैं बात बताऊं ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के बारे में तो इंडिजिनस स्क्रिप्ट है ये कल्चरल आइडेंटिटी और लिटरेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है टेक्स्ट बुक में, लिटरेचर में, और अब संविधान में भी इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके संथली भाषा लिखी गई है। संथली भाषा में पूरा संविधान डाला गया है। तो ये तो हो गई पूरी संथली भाषा के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर।
अब मैं आपको बताता हूँ संथल रेवोल्यूशन के ऊपर। अब संथल रिवॉल्ट की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं उनका नाम क्या था, सिद्धू और कान्हू। जिस एरिया में रिवोल्यूशन हुई थी वो क्या थी, राजमहल हिल्स कही जाती है। किसके अगेंस्ट हुई थी, ब्रिटिश रूल, जमींदार्स, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट हुई थी। इसका नेचर कहा जाए तो ये ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी जब इन लोगों ने यहाँ ट्राइबल लैंड को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी डिग्निटी और सेल्फ रूल का इसका एक नेचर था जो संथल रिवॉल्ट हुई थी। अब इसका इंपैक्ट ये हुआ था कि जो संथल परगना था वो क्रिएट किया गया एज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और जब क्रिएट किया गया तो संथल को रोक दिया गया कि वो अपनी लैंड को नॉन संथल्स को नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे की एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपको समझाए। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन इन संथली लैंग्वेज से क्या होगा, लिंग्विस्टिक जस्टिस कहीं ना कहीं मिलेगी, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस है अमंग शेड्यूल ट्राइब्स वो भी प्रमोट होगी, और जो आर्टिकल 29(350)A है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड मॉनिटरी इंटरेस्ट के ऊपर बात करता है, इन दोनों के साथ अलाइन होता है जो संथली भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। अब ये तो इतनी बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। 2018 का क्वेश्चन देखिए, संथल अपराइजिंग सबसाइडेड। अब यहाँ पे क्या है, कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे, तो कहा गया द संथल कॉल्ड संथल परगनास वर क्रिएटेड, द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास वर क्रिएटेड। क्या ये था, बिल्कुल ये सही है। फिर कहा इट बिकेम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर्ड लैंड टू नॉन संथल। क्या ये सही है, एब्सोल्युटली दिस इज राइट। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 इज राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है यूपीएससी सीएपीएफ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, संथल हुल 1855-56 में रिवॉल्ट के ऊपर पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, संथल वन इन डेस्परेट सिचुएशन एज ट्राइबल लैंड्स वर रिलीज्ड आउट। क्या ये सही है, एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फिर कह रहे हैं संथल रेबल्स वर क्रिएटेड वेरी लीनियंटली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। क्या बहुत ही लीनियंटली ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने टैकल किया था, क्यों, उनके घर के तो नहीं लग रहे थे संथल, तो इस वजह से वो लीनियंटली नहीं किए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं संथल इनहैबिटेड एरियाज वर इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड संथल परगनास। अब देखिए ये संथल परगना लिखा हुआ है, यहाँ पे संथल परगना लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यूपीएससी कैसे की थीम्स को रिपीट कर रहा है। और अक्सर आप कहते हैं कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप किताबों से सवाल को ढूंढते हैं, कभी किताबों से, नोट से या किसी के पढ़ाई हुए सवाल नहीं उठेगा, सवाल उठेगा आपकी नॉलेज के ऊपर से। ठीक है, अगर आप नॉलेज सही से रखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसी वजह से मैं उन्हीं की पॉइंट्स को लिखता हूं। ऐसे लिखा है ना, क्रिएशन ऑफ संथल परगना, तो आप समझ पाओगे संथल परगना बनाया गया है तो किस रेफरेंस में बात की जा रही होगी। फिर कह रहे हैं द संथल रेबिलियन वाज द ओनली मेजर रेबिलियन इन मिड 90th सेंचुरी। क्या ऐसा है, आप सोच के देखिए, क्या ये चीज़ जो लिखी गई है, इज दिस स्टेटमेंट राइट? तो आप बोलोगे नहीं, ये एकमात्र ऐसी रिबिलियन नहीं थी। सो यहाँ पे 1 और 3 थी राइट वन। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 है, ABCD कर सकते हो, तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट इज राइट वन। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल डोपिंग पॉजिटिव केसेस में फिर से 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से। मतलब जो इंडिया में जो एथलीट्स होते हैं उनके जो डोपिंग टेस्ट हुए उसमें जो उनके पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं उसमें इंडिया तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली टॉप किया है। अगर बात करें वाडा के ऊपर, तो वाडा क्या है, आप अगर ध्यान दोगे तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो 1999 में मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, जिसका मेन रोल क्या था, ग्लोबल एंटी डोपिंग रूल्स को सेट करना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड्स को भी बनाना। फंक्शन कैसे करता है, टेस्टिंग को मॉनिटर करता है, कंप्लायंस को मॉनिटर करता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड में सैंक्शंस को लगाने में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है जो वाडा एजेंसी है। तो वाडा का 2024 का डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में पॉजिटिव केसेस आए थे। टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इंडिया ने 7 टोटल जितने टेस्ट हुए थे उसमें रैंक पाई है। अब यहाँ पे अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे वाडा है तो नेशनल लेवल पे क्या है, यहाँ पे नाडा है। जैसे वादा नाडा ऐसे दिमाग में रख सकते हो। नाडा मतलब क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया 2005 में बनाया गया था। ये ज़रूर ध्यान रखिए कौन सी मिनिस्ट्री में इसको डाला गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में ये काम करती है एजेंसी। अब इसका मेन काम क्या है, एंटी डोपिंग रूल्स इंडिया में इंप्लीमेंट करना, एथलीट्स की टेस्टिंग करना,
भेजना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, सैंक्शंस लगाना। नाडा को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 के द्वारा। अब ये जो पूरा आर्टिकल बात करता है ये मैंने लिया क्यों है? पहला पॉइंट क्या है, इंडिया ने तीसरी बार कंसेक्यूटिवली टॉप किया है, पहला रीजन ये है। अब अगर पॉइंट उठता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिस्टमिक इश्यूज हैं। पहली चीज क्या है, जो एथलीट्स हैं वो टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं। अब सोच के देखिए, जो एथलीट है उसको दौड़ने जाना है, स्टेडियम जाएगा, टेस्ट ही नहीं करवा रहा है। फिर वहां स्टेडियम में सपोर्ट स्टाफ होता है, उनको घूस दे करके या जो कुछ भी इन लोग का तरीका होता है, सपोर्ट स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होना, इंसेंटिव देना, ये सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे ये इवेड कर जाते हैं। लेकिन जब फॉर्मली टेस्ट होता है तब उस सब में पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिफॉर्म स्टेप्स की बात की जाए तो अवेयरनेस ड्राइव में नो योर मोबाइल ऐप, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी स्ट्रेट अवे बोल सकता है नो योर मोबाइल ऐप किसके रिगार्ड में बात की जाती है। तो आपसे बोलेंगे डोपिंग के होता है या कुछ और होता है, तो आपको देख के लगेगा नो योर मोबाइल ऐप, नो योर मेडिसिन ऐप कैसा साउंड कर रहा है। नो योर मेडिसिन मतलब कुछ हेल्थ से कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। नो योर मेडिसिन ऐप जो है वो बनाया गया है जिससे जो एथलीट्स हैं वो अवेयर हो सकें कौन सी मेडिसिन पॉजिटिव टेस्ट करेगी, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 25 लाया गया था। अब ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इंडिया मेजर इवेंट्स होस्ट करने वाला है। अब यहाँ पे 2036 का जो ओलंपिक है उस पर भी आई है। अगर कंटिन्यूसली ऐसे ही डोपिंग में पॉजिटिविटी आती रहेगी तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इससे कनेक्टेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू एंटी डोपिंग मैकेनिज्म इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या कह रहा है, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंटी डोपिंग टेस्ट इन इंडिया। क्या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए? नहीं। जो इंडिया में कौन है, इंडिया में नाडा है जो एंटी डोपिंग टेस्ट करवाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बात करता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज राइट। फिर कह रहे हैं नाडा फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। देखिए यहाँ से क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करता है वो या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ में काम करता है। तो जिस तरीके से यूपीएससी ट्रैप डालती है ठीक उसी तरीके से मैं भी ट्रैप डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो अक्सर मिनिस्ट्रीज होती हैं यूपीएससी कैसे उसको गलत करता है। कभी अगर कोई ऐसी मिनिस्ट्री है जो आपको देख के लगे नाडा है, डोपिंग टेस्ट पे बात हो रही तो हेल्थ तो होगा ही। जब आपको ऑब्वियस लगे ना तो ऑब्वियस चीज अक्सर गलत होती है। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये सेकंड तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सी जो आपका ऑप्शन है दैट इज राइट ओवर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेटग्रिड एनपीआर लिंकेज के ऊपर। तो जो नेटग्रिड प्लेटफॉर्म है उसको लिंक किया जा रहा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा, जो कि कवर करेगा फैमिली वाइज डेटा 119 करोड़ रेसिडेंट का। अब सवाल उठता है इसका पर्पस क्या है। पहले आपको मैं समझाता हूँ नेट ग्रिड क्या है। नेट ग्रिड का साधारण सा मतलब बताया जाए, इसका अर्थ होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड अंडर एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे पूरी जितने भी लोग हैं उन सब का डेटा स्टोर होगा। अब ये जो डेटा स्टोर होगा इसमें क्या होगा, जो पुलिस हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो आसानी से आपका डेटा एक्सेस कर पाएंगी रियल टाइम बेसिस पे। सवाल उठता है ये क्यों किया जाएगा, ताकि टेररिज्म को, ऑर्गेनाइज क्राइम को और जो सीरियस इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन सब में आसानी से डिजिटल एक्सेस मिल सके। कभी किसी के बारे में जानकारी चाहिए, कभी किसी के फैमिली रिलेशंस में कुछ जानना हो तो नेट ग्रिड्स में डायरेक्टली एक्सेस करके इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो जो नेट ग्रिड प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा अहम कहा जा रहा था। अब ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे एनपीआर को लिंक कर दिया गया है। एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लिंक कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी फैमिली वाइज डेटा है ये सब कुछ इससे इंटरलिंक हो जाएगा। तो अगर किसी भी पुलिस वाले को, पुलिस वाला ऐसा नहीं मतलब कोई भी पुलिस वाला किसी पोस्ट का, तो उसमें एक क्राइटेरिया दी गई है कि एसपी से ऊपर जो पोस्ट होंगी, एसपी जो होंगे वही एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे वो एक रीज़न देंगे कि हमें इस वजह से इनका एक्सेस करना है, तब वो आसानी से उनका एक्सेस कर सकते हैं ताकि डेटा एनालाइज करने में कभी कोई क्राइम या कभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने का खतरा होगा या कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि इंटेलिजेंस फास्ट हो सके गैदर, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस की और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी भी काफ़ी अच्छी तरीके से ईज हो सके। अगर मैं कुछ की टूल की बात करूँ तो गांडीव
ये इनेबल करेगा फेशियल रिकॉग्निशन, एंटाइटी रेजोल्यूशन, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, मल्टी सोर्स डेटा का एनालिसिस होगा। तो गांडीव क्या करेगा इस नेट ग्रिड में, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा। नया डेवलपमेंट बात की जाए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस जो बनाया गया है, ये डेटाबेस शेयर होगा एनआईए के साथ और स्टेट एटीएस के साथ, जिससे पता चल सके कि ये लोग ऐसे हैं जो रडार में हैं, ये खतरा पैदा कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से केसेस को रिजॉल्व किया जा सके। 45,000 क्वेरीज पर मंथ नेट ग्रिड पे आ रही हैं। अब ये चीज़ आने का मतलब है कि जो स्टेट पुलिस है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इस नेट ग्रिड को यूज़ कर रही हैं ताकि जो भी थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। 3 लेवल पे इसके डेटा रखा गया, नॉन सेंसिटिव, सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव डेटा। प्राइवेसी कंसर्न काफ़ी ज़्यादा इसमें कहा जाता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि चेक्स बैलेंस और सीनियर लेवल मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी अब ये एक सवाल का बहुत बड़ा विषय होगा कि किस तरीके से ये जो नेट ग्रिड पे डेटा रहेगा, क्या डेटा एक्सपोज हो जाएगा या डेटा को अच्छे तरीके से सेफगार्ड किया जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट क्या होगा जो नेट ग्रिड को इंटरलिंक कर दिया गया है एनपीआर के साथ, तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करूँ तो पॉजिटिव चीज़ों में क्या होगा, यहाँ पे सस्पेक्ट की प्रोफाइलिंग फास्ट हो जाएगी, उसी सस्पेक्ट का फैमिली, आइडेंटिटी, मूवमेंट सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। कोई वीज़ा कनेक्टेड है, पासपोर्ट कनेक्टेड, हर एक चीज़ नेट ग्रिड पे रहेगी। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा। काउंटर टेरर और क्राइम कंट्रोल भी और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और जो कुछ भी होगा यहाँ पे डेटा ड्रिवन और इंडिजिनस सिस्टम के द्वारा होगा। लेकिन अब बात की जाए कुछ कंसर्न्स, दैट टू प्राइवेसी कंसर्न्स, तो उसमें एक आता है प्राइवेसी और सर्विलांस रिस्क खड़ा हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेट मशीनरीज हैं, सेंट्रल मशीनरीज हैं, वो इस्तेमाल करें इसका फॉर सर्विलांस, किसको लेके, जो आपकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो इंडिविजुअल का प्राइवेट डेटा होता है उसका सर्विलांस ना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे विदाउट एफआईआर भी एक्सेस पॉसिबल है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमने बना तो दिया टॉप लेवल का, बट क्या यहाँ पे उस टॉप लेवल की चीज़ को फॉलो करने के लिए उस टॉप लेवल स्किल सेट के यहाँ पे एम्प्लॉयज पर्सनल है या नहीं है। यहाँ पे पुलिस छोटी सी बात पे बिना एफआईआर के क्या करती है, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएगी क्या, दैट टू विदाउट एफआईआर। यहाँ पे मिसयूज और प्रोफाइलिंग का काफ़ी बड़ा रिस्क दिखता है, और यहाँ पे ये जो इनडायरेक्टली लिंक किया गया एनआरसी के साथ, इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिबेट को भी खड़ा करती है कि आपने पूरे के पूरे 100 करोड़ से ऊपर लोगों का डेटा उठा के नेटगेट में डाल दिया है, तो ये चीज़ कैसे ली जाएगी, तो ये भी बहुत बड़ी डिबेट उठती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये अपने मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं अंडर कंसर्न सेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एफएसएसएआई ने वार्न किया है हर उस फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जो कि टी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई हर्बल और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को बना रहे हैं और वहाँ पे लिख दे रहे हैं हर्बल टी, प्लांट बेस्ड टी, तो ये सब का इस्तेमाल करने से एफएसएसएआई ने मना कर दिया है। तो सवाल उठता है क्यों मना किया है, तो इस बॉडी ने कहा है कि भैया केवल उन्हीं प्रोडक्ट को आप लेबल कर सकते हो एस टी जिनको डिराइव किया गया है कैमेलिया साइनेंसिस के द्वारा। अब ये जो क्या है, ये एक्सट्रैक्ट है, इसी लीफ से जब कभी कुछ निकाला जाएगा, वो प्रोडक्ट डाला जाएगा, तभी आप टी बोल सकते हो। अब जनरली जो हर्बल टी है, फ्लावर टी है, इन सब को कंसिडर किया जा रहा है एज मिस ब्रांडेड। क्यों? क्योंकि हर्बल टी और फ्लावर टी में जो टी वर्ड है, तो एफएसएसआई का कहना है कि अगर आप टी डालो दैट मीन्स इसके अंदर कैमेलिया होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, तो इस वजह से वो टी नहीं बोल सकते हो। और अगर बोल रहे हो तो ये लेबलिंग वॉयलेट करती है फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। और ये जो एफएसएसएआई ने कहा है, इसलिए कहा है ताकि मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस और जो इनएक्यूरेट फूड लेबलिंग हो रही है वो चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सही किया जा सके। अब सवाल उठता है ऐसा कहा क्यों गया, क्योंकि लीगल डेफिनेशन में अगर रूल्स की बात की जाए तो टी को स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम कैमेलिया साइनेंसिस। तो ये वर्ड आप ध्यान रखिए, कैमेलिया साइनेंसिस, क्योंकि इससे यूपीएससी बोल सकते हैं आप बताइए क्या है ये शब्द। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना, हर्बल और फ्लावर टी जो होती है वो कंज्यूमर को मिसलीड कर देती है, उन्हें लगता है कि वो रियल टी पी रहे हैं। मिस ब्रांडिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे लेबलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो वॉयलेट होता है, आप लिख कुछ रहे हो और है एग्जैक्टली में कुछ और वो चीज़। यहाँ पे क्वालिटी और सेफ्टी कंट्रोल भी एफएसएसएआई चाहता है, इस वजह से क्या है,
जो असली मिट्टी होती है उसमें सेपरेट क्वालिटी नॉर्म्स होते हैं, हर्बल का इन्फ्यूजन उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता है। सो दीज ऑल आर द रीजंस व्हाई FSSAI हैज सेड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे, ये जो कैमेलिया साइनेंसिस है ये प्लांट की स्पीशीज है जिसके लीफ को इस्तेमाल किया जाता है टी बनाने में। ऑल ट्रू टीज, ब्लैक, ग्रीन, ओलुंग, वाइट, ये सब के सोर्स होते हैं। इसमें कैफीन और पॉलीफिनॉल्स मिला होता है। ईस्ट और साउथ एशिया के नेटिव होते हैं ये। ठीक है, अब बात की जाए FSSAI के बारे में, तो ये FSS एक्ट 2006 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ये अंडर में आता है, लेकिन ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? फ्रेम करना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लाइसेंस ग्रांट करना फूड बिजनेस को, इंस्पेक्शन, सैंपलिंग कंडक्ट करना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को मॉनिटर करना, अवेयरनेस को फैलाना। तो ये किसका काम है? ये इस बॉडी का काम है। अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी ने 2018 में सवाल पूछा है, आप बताइए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस्ड ये, क्या ये सही है? यस। फिर कह रहे हैं भैया ये जो आपकी FSSAI है ये अंडर काम करती है डायरेक्टर जनरल इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नहीं, ये गलत है क्योंकि ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करती है। यही मैंने आपको मेंशन किया था कि जो FSSAI है वो ऑटोनॉमस काम करती है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।